नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। आइए भाई, क्लास लाइव हो चुकी है और अब वक्त तो चला है 10:06। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद अंसारी, जागृति पांडे, मासूदा बेगम, प्रिया सिंह, साना सुल्ताना, रीता भारती, पूजा कुमारी, चेतन शर्मा, पारुल सैनी, शबाना परवीन, वीना। आइए भाई, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि जो हम सिविक्स पढ़ रहे थे या पॉलिटी पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टेट गवर्नमेंट या राज्य की सरकार के बारे में बात की थी और जाना था कि स्वास्थ्य में या हेल्थ में स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो राज्य की सरकार होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो कैसे कार्य करती है। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के ही एक और टॉपिक के बारे में, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। हेडिंग डाल लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन। या हिंदी में आप लिख सकते हैं संविधान। आज का टॉपिक हमारे पास पढ़ने के लिए रहेगा द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। आज हमारे पास पढ़ने के लिए है द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। मैंने आपको इंस्टाग्राम में फॉलो किया है, आई एम योर बिगेस्ट फैन। वेरी मच शुक्रिया, बहुत बहुत आपका। आप मेरे सबसे बड़े फैन हैं तो आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। अगर आपका मैसेज मुझे मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको फॉलो बैक भी करूंगा। हाँ जी, द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। अब सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली। संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या होता है, और हमारे देश के संविधान का नाम क्या है। तो आप जानते होंगे, आर कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान का नाम है भारत का संविधान।
सर मैं इंस्टा एफबी यूज नहीं करती हूँ, मैं आपसे कैसे जुड़ सकती हूँ? ये तो अपना आपके बैच में अपना फोन नंबर तक दे दिया। बताइए इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? ये टॉपिक अच्छे से बताइएगा, मुझे समझ नहीं आता है। अच्छा, हमें सिखा रिया है, बहुत आसान सा है। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना होगा और आपको ये जानना होगा व्हाट इज बेसिकली अ कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर फॉलोड बाय ऑल सिटीजन्स लिविंग इन अ कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ? सर मुझे भी फॉलो बैक करना, मैंने कहा ना, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको फॉलो बैक जरूर कर लूंगा, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, अगर आप मेरे को मैसेज नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे किसे फॉलो बैक करना है। और इतने सारे लोगों को फॉलो बैक करने करने में तो बहुत समय निकल जाएगा। सर बहुत ही हैंडसम लगते हैं आज, अरे वाह, क्या बात है। जिस दिन मैं नहा के आता हूँ ना, उस दिन कोई नहीं कहता कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ। जिस दिन मैं नहा के नहीं आता हूँ ना, अभी तक मैं नहाया ही नहीं हूँ, सुबह लेट हो रहा था, ऐसे ही आ गया पढ़ाने के लिए। जिस दिन मैं नहीं नहाता हूँ उस दिन मैं सबको हैंडसम लग रहा होता हूँ। विधि का विधान देखिए। सर आईडी बताइए। आईडी अभिषेक सुमन जीएस के नाम से आपको मेरी आईडी मिलेगी इंस्टा पे। अभिषेक सुमन, इस नाम से आपको मिल जाएगी मेरी आईडी। ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर फॉलोड बाय द सिटीजन्स लिविंग इन अ कंट्री। संविधान नियम और कानूनों से भरा एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश या जिसे किसी भी देश में रहने वाले सभी नागरिक फॉलो करते हैं, या इन्हें एक देश में रहने वाले सभी नागरिकों के द्वारा फॉलो किया जाता है। अब आप जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है विच इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या जो कहलाता है भारत का संविधान, तो बेसिकली भारत के संविधान में क्या लिखा है? भारत के संविधान में वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, वो सारे के सारे नियम और कानून लिखे हैं जो कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों को फॉलो करने होते हैं या उनके द्वारा फॉलो किए जाते हैं। इसके अलावा वो सारे के सारे प्रोविजंस लिखे हैं, वो सारे के सारे प्रावधान लिखे हैं जिससे हमारे देश की राज्य व्यवस्था चलाई जाती है, जिससे हमारे देश का शासन चलाया जाता है या एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन चलाया जाता है। वो सारे के सारे प्रोविजंस, वो सारे के सारे प्रावधान ही किसमें लिखे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में या भारत के संविधान में। अब सवाल ये उठता है कि किन देशों के पास अपना संविधान है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखिएगा कि जिन जिन देशों के पास अपने संविधान है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो देश डेमोक्रेटिक भी हो या वो देश लोकतांत्रिक भी हो। लेकिन हां, अगर किसी देश के पास अपना संविधान है, अगर किसी देश के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो देश डेमोक्रेटिक हो, लोकतांत्रिक हो। लेकिन अगर कोई देश लोकतांत्रिक है, अगर कोई देश डेमोक्रेटिक है, तो उसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना क्या है? अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो वी हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कहलाता है भारत का संविधान,
जिसमें वो सारे के सारे प्रोविजंस प्रावधान लिखे हैं जिससे भारत की राज्य व्यवस्था चलाई जाती है। सर मेरे पापा बोल रहे थे आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपका। तो हमें समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखित नियमों और कानूनों से भरा एक ऐसा दस्तावेज है जिसे कि उस देश में रहने वाले लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। अब हम समझेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारत के संविधान के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत के संविधान में कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान को बाकी संविधानों से क्या बनाती हैं, अलग बनाती हैं। तो आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड। लिखेंगे ये विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। वैसे तो आप जानते होंगे विश्व में सबसे बड़ा संविधान ब्रिटेन का माना जाता है, लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, वो अलिखित है। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो लिखित नहीं है, वो रिटन नहीं है। लेकिन अगर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। अब यहां पे दो सवाल और बन सकते हैं। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का, अमेरिका। लेकिन भारत का और विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत का संविधान। लिखेंगे इट इज मोर फ्लेक्सिबल, लेस रिजिड। लिखेंगे यह लचीला अधिक एवं कठोर कम है, यानी कि इसमें लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश के संविधान को बहुत ज्यादा कठोर, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं बनाया गया है अमेरिका के संविधान की तरह, क्योंकि हमारे संविधान के निर्माताओं ने ऐसा सोचा
कि समय के साथ साथ स्वाभाविक सी बात है देश की जरूरतें भी बदलेंगी। देश में शासन और प्रशासन चलाने के तरीकों में भी बदलाव की जरूरत पड़ेगी। देश के लोगों के आदर्श और सोच में भी बदलाव होंगे। इसीलिए हम लकीर के फकीर नहीं बनकर रह सकते हैं। इसीलिए ये प्रोविजन किया गया है कि अगर हमारे संविधान में सुधार करने के लिए किसी भी प्रोविजन को ऐड किया जाता है, किसी भी प्रोविजन को रिमूव किया जाता है, उसमें कोई बदलाव किए जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जा सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये हरगिज पॉसिबल है। और संविधान में संशोधन करने का प्रावधान ही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाता है या लचीला बनाता है। हमारे संविधान में है फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। हमारे देश में सरकारें फेडरलिज्म फॉलो करती हैं या संघवाद फॉलो करती हैं। और संघवाद का मतलब ही क्या है? देयर इज डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। हमारे देश में सरकारें विभिन्न स्तरों पर कार्य करती हैं। और वो स्तर कौन कौन से हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। नेक्स्ट लिखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की संसदीय प्रणाली। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की संसदीय प्रणाली। वी हैव टेकन द प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिटेन। हमने ब्रिटेन से ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया है। और सरकार की संसदीय प्रणाली सीधे सीधे प्रोविजन करती है भाई जिस तरीके से ब्रिटेन में पार्लियामेंट होती है बिल्कुल वैसे ही हमारे देश में होती है संसद। ब्रिटिश पार्लियामेंट बाई कैमरल है, उसमें 2 सदन होते हैं। तो इंडियन लेजिस्लेचर या इंडियन पार्लियामेंट में भी क्या होते हैं? 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं। वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं, यहां पर होते हैं राज्यसभा और लोकसभा। अगली चीज फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान में प्रोविजन किया गया है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का। पिछली क्लास में भी बताया था कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स और इनका उल्लेख आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल तक किया गया है। और अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें, सर कमिटी नेम क्या था जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम बनी थी? क्या ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछ रहे हैं आप? हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, प्रारूप समिति। उसके हेड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और उसमें और अन्य 6 मेंबर्स थे। उसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया था।
अगर आप उसी कमेटी के बारे में पूछ रहे हैं तो हिंदी में लिखिए। अच्छा जी। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। और आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार वो अधिकार कहलाते हैं जिन्हें हमसे या जिनसे हमें वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर किया जाए तो वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। और फंडामेंटल राइट्स को हम 6 पार्ट्स में या 6 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन, सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक होता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। सेकंड इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेकर 2 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 में है। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 लेकर आर्टिकल 28। फिफ्थ कहलाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32। ये 6 कैटेगरीज हैं फंडामेंटल राइट्स की, का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। नोट कर लीजिए फटाफट। सर आर्टिकल 12 और 13, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है और आर्टिकल 13 में
प्रोविजन है टर्मिनेशन ऑफ लॉस मेड अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। अगर मौलिक अधिकारों से असंगत कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसे निरस्त करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। इसके बाद अगली विशेषता देखिए, सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता। We have taken the provision of single citizenship from Britain as well. हमने ब्रिटेन से ही एकल नागरिकता का भी प्रावधान लिया है। और यहां पर एकल नागरिकता का मतलब क्या है कि अगर हम भारत के नागरिक हैं, चाहे हम भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो या हमारा जन्म किसी भी राज्य में हुआ हो, हम नागरिक केवल और केवल भारत के ही कहलाएंगे। और अगर भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि वो एक समय में एक ही जगह का नागरिक रह सकता है। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये है नागरिकता भाग 2 में राज्य के निर्देशक तत्व। पार्ट 4 ऑपरेट फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य। पार्ट 4A के बाद सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सर मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से, यूएसए से। मौलिक अधिकारों का जो विचार है, जो इंस्पिरेशन है, वो हमें अमेरिका से मिली है। सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से ली है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आए हैं आयरलैंड से। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ली है रशिया से। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जिसका विचार भी हमने अमेरिका से लिया है, सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और हमारे संविधान के तहत, हमारे संविधान के अनुसार सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत हमेशा धर्म के मामले में न्यूट्रल रहेगा, तटस्थ रहेगा। हमारा कोई धर्म नहीं है। और क्योंकि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, इसीलिए हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है कि वो चाहे तो अपने मर्जी के और अपनी रुचि के अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। कोई नहीं रोकेगा इस चीज से।
कीजिए, घूम के कीजिए। और लास्ट नंबर 10, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। संघ एवं राज्यों में संघ एवं राज्यों में शक्तियों का बंटवारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश में जो पावर शेयरिंग हुई है, जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है, वो 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज में हुआ है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, ये विभिन्न स्तरों पर काम करती हैं। तो संघ के पास अलग शक्तियां होती हैं और राज्यों के पास अलग शक्तियां होती हैं, और संघ और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है, या जो संघ और राज्यों के बीच में संबंध है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। अब ये जो सारे के सारे फीचर्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लिखे हैं, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सेकुलरिज्म की या धर्मनिरपेक्षता की। दोस्तों अगर हम विश्व इतिहास को उठाकर देखें तो हमने देखा है लंबे समय से ही धर्म को लेकर लड़ाइयां चलती रही हैं और आज भी चल रही हैं। आप जानते होंगे, हिटलर का नाम आपने सुना होगा। हिटलर का नाम आपने सुना होगा। आप जानते होंगे कि हिटलर के द्वारा लाखों की संख्या में यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, यहूदियों को मरवा दिया गया था, केवल और केवल किसके लिए? धर्म के लिए। तो जहां एक तरफ कभी हिटलर ने लाखों की संख्या में यहूदियों को मौत के घाट उतरवा दिया, वहीं आज आप अगर बात करें तो यहूदियों का जो देश है इजराइल, तो आप जानते हैं कि इजराइल में भी रहने वाले जो मुस्लिम्स और जो अल्पसंख्यक क्रिश्चियंस हैं, उनके साथ भी अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। सऊदी अरब की आप बात करें तो आप जानते होंगे कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर एक गैर मुसलमान को या मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा अगर कोई और कम्युनिटी का व्यक्ति है तो वहां पर उसे अपनी कम्युनिटी का कोई भी धार्मिक स्थल ना तो स्थापित करने की परमिशन है और ना ही इकट्ठे होकर ऐसा कोई कार्यक्रम या ऐसी कोई सेरेमनी करने की वहां पर इजाजत दी जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि सऊदी अरब भी एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पर गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं दी गई है और ना ही इन धर्मों को लोग वहां पर पब्लिकली या सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होकर मान सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में जब हम जर्मनी का एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम इजराइल का एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम सऊदी अरब का एग्जाम्पल लेते हैं,
तो ऐसे में हमारे देश के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि हमारे देश में हर मजहब के लोग, हर समुदाय के लोग, हर धार्मिक रीति रिवाजों को मानने वाले लोग बड़े ही इंडिपेंडेंटली या बड़े ही स्वतंत्र तौर पर किसी भी धर्म का पालन कर लेते हैं, किसी भी धर्म को मान लेते हैं, किसी धर्म की भी उपासना कर लेते हैं, प्रचार प्रसार कर लेते हैं। तो ये जो क्वालिटी हमारे देश को मिली है, तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे ये जो फीचर हमारे देश को मिला है, ये किसकी वजह से मिला है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ये साफ साफ कहा है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, एक सेकुलर स्टेट होगा। और सेकुलर स्टेट का मतलब ही यहां पर क्या है कि हमारे देश या हमारे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जब हमने अपने संविधान में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन किया, तो मौलिक अधिकारों में हमने एक फंडामेंटल राइट ये भी दिया कि देयर विल बी अ फ्रीडम ऑफ या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे देश में सभी लोगों को दिया जाएगा। भारतीय संविधान सभी को अपनी धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। और अगर हम इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें, अगर हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करें, तो हमारे देश में या भारतीय धर्मनिरपेक्षता में हमें या हमारे देश में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा गया है। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी भी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए या उसे सप्रेस करने की कोशिश ना करे, सबसे पहला फीचर। दूसरी चीज का ध्यान रखा गया है कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई चलिए आप एक दूसरे के धर्म को नहीं दबा रहे हैं तो आपने अपने ही धर्म के लोगों को दबाना शुरू कर दिया, दबाने की शुरुआत कर दी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। राज्य ना तो किसी पर किसी भी प्रकार के कोई धर्म को थोपने की कोशिश करेगा और राज्य ये भी सुनिश्चित करेगा, ये भी ध्यान रखेगा कि वो लोगों से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता ना छीने। भारत राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में होगी और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देगा। भारत में कचहरी होगी, थाने होंगे, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे संस्थान होंगे और जहां पर किसी भी खास धर्म को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और ना ही किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति वहां पर दी जाएगी। भारत में कोई भी सरकारी संस्थान, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, वहां पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और वहां पर अगर असेंबली के दौरान किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक प्रार्थना की जाती है तो वहां पर किसी को भी बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप जबरदस्ती उसे वहां पर मौजूद करवाएं। अगर कोई नहीं होना चाहता है तो ना हो। सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को छूट भी देता है। इसीलिए इक्वालिटी को मेंटेन करते हुए याद कीजिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में साफ साफ कहा गया कि भारत में किसी भी धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव या विभेद नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेकुलरिज्म, भारत का संविधान और भारत के संविधान में हमें प्रदान की गई धर्मनिरपेक्षता के बारे में। आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं।
कल आपसे मुलाकात होगी। कल हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में, फिर हम बात करेंगे जुडिशरी के बारे में, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी वीक में आपका पॉलिटी का जो सिलेबस है उसे समाप्त कर दिया जाए। और बहुत जल्दी इसी महीने में हिस्ट्री का सिलेबस भी पूरा करके आप लोगों को पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा के, रिवीजन करवा के टेंशन फ्री कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।